जिस पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने वो आया, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करके फैजाबाद आया, और फैजाबाद के 7 किलोमीटर का जो एरिया है फैजाबाद से, वहां पर उसने अयोध्या बनाया। और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि उसने जानबूझकर पाटलिपुत्र में हत्या करने के बाद जानबूझकर साकेत चुना। अभी जो नए सबूत हमारे पास आ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सबूत हमारे पास आ रहे हैं, साकेत दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था और मूल निवासियों के बहुत बड़े आस्था का केंद्र था। वहां पर उन्होंने अयोध्या कैपिटल बसाया। उस कैपिटल का राजा, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, उस कैपिटल का राजा रामायण में लिखा हुआ है राम था, और इतिहास में पढ़ाया जाता है पुष्यमित्र शुंग था। कुछ समझ में आ रहा है? इतिहास उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में लिखा हुआ है अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था, इतने पीरियड से इतने पीरियड तक था। और रामायण में पढ़ा जाता है अयोध्या का राजा राम था। तो अयोध्या का राजा राम था, ये ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बना? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो आजमगढ़ का केदारनाथ पांडे नाम का ब्राह्मण है, उसने वोल्गा से गंगा नाम का किताब लिखा। उस किताब में उन्होंने लिखा कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे, और पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर उसने रामायण लिखी। रामायण का राम कोई और नहीं था, पुष्यमित्र शुंग ही था। दो बातें बता रहा हूं आप लोगों को। एक, मैंने पहले बताया अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, तो फिर राम कौन है? तो बता रहा हूं राम कौन है। राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक उपलब्ध नहीं हुआ, पुष्यमित्र शुंग का मिल रहा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है। देखो, इसको और डबल एविडेंस से प्रूव करता हूं, एक नहीं, सिंगल एविडेंस नहीं, डबल एविडेंस। राम की पत्नी का नाम रामायण में बताया सीता। तो हमने सोचा चलो यार, राम का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उसके पत्नी का अगर मिल जाता तो मान लेते राम हो गए। तो सीता का ढूंढने के लिए गए, तो सीता, उसका जो बाप है जनक, वो हल चला रहा था जमीन में, हल चलाते चलाते मिली। सीता का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, राम का बायोलॉजिकल जन्म नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में सीता का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, राम का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है। साइंटिफिक बात में, साइंटिफिक अर्थों में बता रहा हूं। दशरथ निमुत्रिक है, ऐसा ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण में लिखा। केरला के कोई व्यक्ति है यहां बोल रहे थे कि राम बड़ा अच्छा राजा था, बहुत अच्छा राजा था। हाँ, अच्छा था। मेरी अगर वो सुन रहे हैं तो उनको लगेगा हाँ बहुत अच्छा था। कितना अच्छा था। इतिहास पढ़ते वक्त क्रॉस एविडेंस ढूंढने पड़ते हैं। क्रॉस एविडेंस जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते तब तक वो बात मौलिक रूप से बराबर है नहीं मानी जा सकती। इतिहास पढ़ते वक्त ये ध्यान रखने का। मैं क्रॉस एविडेंस बता रहा हूं आप लोगों को, सामान्य एविडेंस नहीं। अगर राम का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला तो ब्राह्मण लोग ये जानते थे कि भविष्य में ये सवाल उठेगा, क्योंकि हम तो काल्पनिक बता रहे। फिर सवाल पूछेंगे, अरे बुद्ध का मिल रहा है, उसके पहले हुआ। वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक बुद्ध के विरोध में गाली गलौज है। नोमानी साहब, वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक है संस्कृत में, बुद्ध के विरोध में गाली गलौज है। यह एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वो बुद्धोत्तर है, यानी बुद्ध के बाद लिखा गया है।
बराबर है विलास, रिकॉर्डेड बात है, प्रूव है, हिस्टोरियन मानते हैं कि रामायण बुद्धोत्तर कालीन रचना है। मैं भी यही कह रहा हूं कि रामायण बुद्धोत्तर है, एविडेंस है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि ये जो मौर्य की घटना हुई, बृहदत्त की हत्या की, ये बुद्ध के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य और बहुत सारा फिर उसका खानदान, फिर बाद आखिरी सम्राट, सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है, उसके दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे, जैसे विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास राजकवि थे, वो भी संस्कृत का कवि था। उसने विक्रमादित्य को सामने रख के काव्य लिखा, और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर काव्य लिखा। उस काव्य का नाम है रामायण, है बराबर है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। तो जो रामायण के अंदर काल्पनिक राम है, जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। ये पुष्यमित्र शुंग कौन है? ब्राह्मण है। और ध्यान रखो, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण है। दशरथ कौन है? राम का पिताश्री दशरथ कौन है? क्षत्रिय है। पुष्यमित्र शुंग कौन है? ब्राह्मण है। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण है, दशरथ क्षत्रिय है, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय पैदा होता है। मगर राम जो है, चूंकि दशरथ निपुत्रिक है, दशरथ के घर में एक भी पुत्र नहीं है, निपुत्रिक है, तो श्रृंग नाम का ऋषि है, उसके द्वारा दशरथ के घर में पुत्र संतान पैदा की जाती है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। हमने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, और वाल्मीकि ने रामायण में लिखा, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, और प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है। और ब्रह्मा का मतलब है, ये कह सकता है, वाल्मीकि के कहने का मतलब है, मैं लुंगे सुंगे ब्राह्मण के खानदान का आदमी नहीं हूं, डायरेक्ट ब्रह्मा के खानदान का हूं। ये रामायण में लिखा हुआ है विलास, है ना? रामायण में लिखी बात बोल रहा हूं, अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ऐसे लुंगे संगे ब्राह्मण के घर का पैदा हुआ नहीं हूं। मेरा एक खानदान है, खानदान कौन सा? एकदम डायरेक्ट ब्रह्मा का, इधर उधर का नहीं, ऐरिया गैरिया खैरिया ब्राह्मण का नहीं हूं, डायरेक्ट प्रचेता के पुत्र का हूं, ब्राह्मण के घर में पैदा, ब्रह्मा के घर में पैदा हुआ हूं। और उसने ये कहानी लिखी, ऐसा दिया हुआ है तो उस वाल्मीकि ने। तो इसका क्या मतलब है? उसने लिखा, दशरथ के घर में कोई पुत्र नहीं है, दशरथ निपुत्रिक है, अश्रिंग नाम के ऋषि से दशरथ के घर में पुत्र संतान प्राप्त कराई गई। इसका मतलब है दशरथ क्षत्रिय है, मगर क्षत्रिय के घर में जो पुत्र पैदा हुआ वो ब्राह्मण जो ऋषि है, श्रृंग ऋषि से पैदा हुआ है। पाटिल साहब समझ लो, बहुत बारीक बात बता रहे हैं, माइक्रो लेवल की बात है, बायोलॉजिकल साइंस के आधार पर बता रहा हूं। इसका मतलब है वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम का जो बायोलॉजिकल फादर है वो दशरथ नहीं है, बायोलॉजिकल फादर पुष्यमित्र शुंग का जो बायोलॉजिकल फादर है वो श्रृंग ऋषि है। शुंग श्रृंग, समझ लो, बहुत माइक्रो एनालिसिस है। श्रृंग श्रृंग, ये श्रृंग और शुंग एक ही है। ये ब्राह्मण को समझ में आता है और दूसरा वामन मेश्राम को समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। इतिहास में जो टर्मिनोलॉजी होती है उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, भाषा शास्त्र का अर्थ कैसे निकाला जाए, शब्दों का अर्थ कैसे निकाला जाए, और शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, और शब्दों की तोड़ कैसे होती है, शब्द कैसे टूटते हैं, शब्दों का अपभ्रंश कैसे होता है, इतना सारा इतिहास में आता है। मैं एक भी विषय का ज्ञाता नहीं हूं नमवानी साहब,
मगर मैं अपने हिसाब से पंडित की पिटाई करने हद तक जानता हूं, फिर वो मेरे झंझट में नहीं पड़ते, इतना जानता हूं। और इसीलिए कोई ब्राह्मण, बल्कि गांधीधाम में एक हाईकोर्ट का लॉयर ब्राह्मण था, उसके बाद ब्राह्मण महासभा के लोग गए, कहा कि वामन मेश्राम के खिलाफ केस करना है। वो हाईकोर्ट के लॉयर ने, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण महासभा के लोगों को कहा, वामन मेश्राम को जानते हो कौन है? कहा कि नहीं। पहले जानो।